अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो आज हमारा टॉपिक और डिस्कशन है वो है अस्थमा, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में दमा कहते हैं। ठीक है, जो अस्थमा है बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मारूसी बीमारी है या नहीं है। लोग ज़्यादातर ये क्वेश्चन करते हैं कि ये माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है या नहीं है। एक्चुअली अस्थमा जो है वो मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, जिसमें मारूसी भी है और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब वालदैन से बच्चों में भी, अगर वालदैन को अस्थमा है तो हो सकता है बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। मैटर करता है आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, अब अस्थमा है बेसिकली ये ज़्यादातर होता है बच्चों के अंदर। ठीक है, 10% बच्चों में होता है। ठीक है, और कुछ एडल्ट्स में भी हो सकता है। अब अस्थमा है, इसकी जो इलामात हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है पेशेंट ड्राई कफ की कंप्लेन करता है। ठीक है, और इसमें पेशेंट की चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, चेस्ट टाइटनेस होती है, मतलब मरीज़ कहता है मेरी छाती जकड़ गई है। और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मरीज़ का खांसी करने की वजह से सांस फूलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और मरीज़ की जो छाती है उससे सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं या खड़खड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिनको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में वीज या क्रेपिटेशन कहते हैं। ठीक है, अब अस्थमा की आगे जो मेन जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी वजह से अस्थमा होता है, उसमें बेसिकली हम उसको टॉपिक एंड एटॉपिक अस्थमा में डिवाइड करते हैं। मतलब कुछ एलर्जी की वजह से हो सकता है, कुछ विदाउट एलर्जी की वजह से, जो दूसरे फैक्टर होते हैं उनकी वजह से अस्थमा हो सकता है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके जो टॉपिक होता है जिसको हम एलर्जी का अस्थमा कहते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि पेशेंट को पहले से एलर्जी की कंप्लेन होती है कि पहले से ही एलर्जी, जैसे किसी दस्त से एलर्जी हो सकती है, परफ्यूम से हो सकती है। ठीक है, आलू मतलब कोई धुएं से हो सकती है। ठीक है, और ख़वातीन जो खाना बनाती हैं उन्हें मतलब चूल्हे के आगे धुएं से ज़्यादातर हो जाती है। ठीक है, और अगर कुछ आपके जो होता है ना, मतलब ये जो डस्टिंग की मेन जो कॉज है जिनकी वजह से आपकी वो हो सकती है। ठीक है, इनकी वजह से आपको अस्थमा हो सकता है। ठीक है, और जो नॉन एटोपिक फैक्टर्स हैं उसमें ये होता है कुछ लोगों ने परिंदे रखे होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से आपको अस्थमा हो सकता है। और दूसरी ये होती है कि आपकी कोई सिगरेट स्मोकर है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें ये होता है कि ज़्यादातर जो टॉपिक अस्थमा होता है वो सीज़न के अंदर ज़्यादा होता है। जैसे स्प्रिंग सीज़न है जिसमें फूल खिल रहे हैं, या आपकी उसमें पतझड़ का हुआ है, ख़िज़ा का मौसम है, उसमें भी हो सकता है। ठीक है, उसमें पोलन्स रिलीज़ होते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। ठीक है, जैसे इस्लामाबाद वाला एरिया है तो उसमें पोलन्स की वजह से ज़्यादातर कुछ लोगों को एलर्जी होती है उससे। ठीक है, उसको पोलन एलर्जी भी कहते हैं। उसकी वजह से जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके सांस का मसला ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब इसमें और दूसरा ये हो सकता है कि अगर हवा के अंदर नमी बहुत ज़्यादा कम है या नमी ज़्यादा है, उसमें भी अस्थमा के पेशेंट को अटैक ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले अस्थमा के जो पेशेंट है, इसमें ट्रीटमेंट में सबसे पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब आपने पहले जो 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 फैक्टर्स आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं उनसे आपने बचना है। तो जैसे ख़वातीन जो खाना बनाती हैं, उनको खाना बनाते हुए बेसिकली उनको धुएं से दूर रहना चाहिए। ठीक है, अगर उनका काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मास्क वगैरह लगा के या कपड़ा मुँह पे लपेट के उस तरह वो करें। ठीक है, उस तरह उससे बचा जा सकता है। और दूसरा ये होता है कि आप जो डस्टिंग वगैरह हो रही है तो उससे बचें। अगर बच्चे हैं या खुद अडल्ट हैं तो डस्टिंग वगैरह जो है उस दौरान मास्क लगाने हैं, उससे बेहतर ये है कि बचा जाए। ठीक है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उसमें मास्क यूज़ करें। ठीक है, और जो सिगरेट स्मोकर है, अगर कोई आपके घर में से पीता है उससे बचें कि आपको उसके जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से अस्थमा का अटैक दोबारा ना हो जाए। ठीक है, अगर परफ्यूम वगैरह है या आपको कारपेट बिछाने से अवॉइड करें आप घर में। दूसरी ये है कि अगर पेशेंट को नॉर्मल जो है कंप्लेन आ रही है कि पेशेंट को जैसे ड्राई कफ है, ठीक है, उसको सिर्फ आपको वीज़ और वो आ रहे हैं, क्रेपिटेशन आ रही है सिर्फ,
तो इसका हम कहेंगे कि माइल्ड अस्थमा है, मतलब अस्थमा की अभी लो स्टेज पे है, ठीक है। उसमें ये होता है कि पेशेंट को कभी कभी दिन में कफ होती है और रात को महीने 2 महीने बाद उसको रात को कफ होना शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं माइल्ड अस्थमा। इसमें ये होता है कि आप इन्हेलर वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जब आपको हो तो वो आप इन्हेलर ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी ये है कि इसमें आपको आप टैबलेट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साल्ब्यूटामोल के नाम से 4 mg वो आती है, वो आप अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर जो मॉडरेट अस्थमा होता है उसमें ये होता है कि पेशेंट को कफ जो होती है वो हफ्ते में कई बार होना शुरू हो जाती है, और जो रात को जो कफ होती है वो हफ्ते में 1-2 बार होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि पेशेंट को जो इन्हेलर होता है वो आपको जैसे जैसे आपको अटैक हो रहा है तो उसमें वो आपको 4 टाइम लेना पड़ता है, ठीक है। और जो इसमें उसके बाद आप जाती है उसकी सीवियर अस्थमा की, उसमें ये होता है कि पेशेंट को दिन के अंदर कई सारे एपिसोड आ जाते हैं और रात को डेली आपको अस्थमा के अटैक्स आ रहे होते हैं। तो ऐसी फॉर्म में आपको इन्हेलर जो होता है वो आपको 4 to 6 टाइम आपको लेना पड़ सकता है, ठीक है। और इसमें आप स्टीरॉइड्स भी मतलब इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स जो है अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद आपने ऐड करने हैं, ठीक है। और दूसरी ये होता है कि एक होता है स्टेटस एस्थमेटिक्स। उसमें होता है कि आपकी अस्थमा की स्वे स्टेज होती है, उसमें पेशेंट को आपके हाथ पांव नीले पड़ना शुरू हो जाती हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपकी जैसे बड़े अडल्ट एज है उसमें 140 से ज़्यादा, और बच्चे हैं तो उसमें भी 130 से ज़्यादा आपका हार्ट रेट मतलब दिल की धड़कन होना शुरू हो जाती है। और जो आपकी सांस की रफ्तार है बहुत तेज़ होना शुरू हो जाती है। अगर अडल्ट एज है तो उसमें आपकी नॉर्मल होती है 16 से 18 1 मिनट में सांस की जो होती है आप सांस लेते हैं, तो उसमें होता है कि 25 से ज़्यादा मरतबा हो जाती है। जो बच्चे होते हैं उसमें आपकी 40 से भी ज़्यादा मरतबा आप सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं उसमें। तो आप, और दूसरी बात ये होती है कि पेशेंट को फिर आपने इस कंडीशन में आपने घर में ट्रीट नहीं करना होता, आप फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो उसमें होता है कि पेशेंट को फ़ौरन इन्हेलर ट्रीटमेंट भी दी जाती है और स्टीरॉइड भी दिए जाते हैं, ठीक है। और नेबुलाइज भी किया जाता है, ऑक्सीजन मरीज़ को थोड़ा सा बेड ऊँचा करके उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाई जाती है। ये हॉस्पिटल की सेटिंग के अंदर ही होता है सारा, ठीक है। और कुछ पेशेंट आते हैं और बिल्कुल बेहोशी वाली हालत में होते हैं, ठीक है। बेहोशी वाली हालत में उनका ब्लड प्रेशर भी लो होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी लो होता है, धड़कन भी कम हो जाती है, ठीक है। और हो सकता है कि कार्डियक अस्थमा भी इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, तो इसमें ये ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली ये है कि अस्थमा की जो चीज़ें हैं उनसे बचाया जाए, ठीक है। और जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको रेगुलरली यूज़ किया जाए। उसमें पेशेंट को देखा जाता है कि पेशेंट रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कुछ टाइम में ट्रीटमेंट ले ली फिर छोड़ दी, फिर वो ये होता है कि अस्थमा बढ़ता जाता है आपका, ठीक है। तो जो मैंने फैक्टर बताए हैं आप उनसे अवॉइड किया जाए, ठीक है। तो अगर आपने इस बारे में कोई अस्थमा के बारे में या कुछ किसी डिज़ीज़ के बारे में आपको कंसल्टेशन चाहिए हो तो मैं मरहम या ओला डॉग पे अवेलेबल होता हूँ, ठीक है। आप उसके थ्रू आप भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।